आप लोगों का स्वागत है एडू अड्डा के चैनल पर। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आपके पास आए हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न पे परिचर्चा करेंगे, जो किस तरह से आज हम 3000 सालों का इतिहास के बारे में कुछ मिनटों में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले जो स्टार्ट होगा, हम लोग आई टू आई पढ़ेंगे। आई टू आई का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन टू इंडिपेंडेंस तक। इंडिपेंडेंस तक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बारे में आज हमारा सेशन है हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री कितना पार्ट में है? तो 3 पार्ट में, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ठीक है। अब एंशिएंट के बारे में हमें पढ़ना है कहाँ से है? तो हमें पढ़ना है एंशिएंट के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सिंधु घाटी सभ्यता, IVC। ठीक है, जिसका एक और नाम हम लोग जानते हैं, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा IVC। अब देखिए, सबसे पहले IVC के बारे में जानते हैं। तो आजकल IVC का साइट हड़प्पा इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, पहले एक नदी, सिंधु नदी के किनारे पे जो भी सभ्यता विकसित हो रही थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। किंतु इसका नाम बाद में चेंज हो गया क्योंकि बाद में हमने देखा कि सिंधु नदी के बाद भी कुछ साइट्स मिले हैं, जिसके बाद से इतिहासकारों ने एक जो सबसे पहले साइट्स हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा 1921 में, उसी के नाम पे इसका नामकरण कर दिया। तो उसके बाद से हम लोग इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन से जानने लगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए, हड़प्पा का समाज कैसा है? जिसमें कोई वर्ण नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई शासक वर्ग नहीं है, सभी अपने में खुश हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना अपना खा रहे हैं। और किस तरह का व्यवस्था है वहाँ पे? तो वहाँ पे नगरीय व्यवस्था है, अर्बन सिविलाइजेशन है। हमारा जो इतिहास है, याद रखिएगा, हमारा इतिहास, हिस्ट्री जो है, भारत का हिस्ट्री, उसे हम लोग उल्टा इतिहास बोलते हैं। उल्टा इतिहास। उल्टा इतिहास का मतलब बता देते हैं कि हम पहले शहर में थे। तो आज मान के चलिए, अगर मैं शहर में हूँ तो अगर मैं पटना या मुजफ्फरपुर में हूँ तो मैं चाहूँगा किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट होने का। किंतु हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास, वो क्या है? पहले हम लोग अर्बन में रहे हैं, मतलब शहर में। बाद में हम लोग क्या हुए हैं? ग्रामीण व्यवस्था में चले आए हैं, विलेजर्स। ठीक है, पहले इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? उल्टा इतिहास है। पहले शहरी व्यवस्था, बाद में ग्रामीण व्यवस्था। अब ग्रामीण व्यवस्था हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हड़प्पा तो शहरी व्यवस्था है, हड़प्पा शहरी व्यवस्था है, अर्बन स्टेट है। ठीक है। किंतु हड़प्पा के बाद क्या होता है? एक और सिविलाइजेशन है हड़प्पा के बाद, ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है। अब देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोगों को क्या पता चलता है कि हमारा जो समाज है ऋग्वैदिक पीरियड का, वो मुख्यतः ग्रामीण समाज हो जाता है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या किस टाइप का होगा? इसमें व्यवसाय का इंपॉर्टेंस होगा, व्यवसाय का इंपॉर्टेंस। मगर ऋग्वैदिक समाज में हम लोग क्या हो जाते हैं? पशुपालन पे आ जाते हैं। पशुपालन, एनिमल रियरिंग, पशुपालन। ठीक है। और IVC को हम लोग कितने से कितने तक मानते हैं? 2500 से 1500। वैसे तो 2750 टू 1750 भी है, किंतु जो हमें पढ़ना है वो
2500 BC टू 1500 BC, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, आर्यों ने, हमारे पास एक फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता है। हड़प्पा में हमें हड़प्पा मिली है, मोहनजोदारो मिले हैं, लोथल मिला है, धौलावीरा मिला है, ठीक है, रोपर मिला है, जहाँ से साइट्स मिले हैं। ये सब साइट्स हैं जहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम एज्यूम करते हैं कि हड़प्पा काल में इस तरह का व्यवस्था हो सकता है। जैसे हम लोग के व्यवसाय के बारे में बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या था, कृषि व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें बड़ा बड़ा अन्नागार मिला है, बड़ा बड़ा अन्नागार मिला है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि उस टाइम का इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी होगा हमारी। उस टाइम का इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी होगी, तभी तो हम अन्नागार बना रहे हैं और अन्नागार में अपना अन्न रख रहे होंगे। इसका मतलब खाने से ज्यादा हम उपजा रहे थे। आज जैसे हमारा वर्तमान में भारत सरप्लस इकोनॉमी है, मतलब गेहूं ज्यादा उपजा रहे हैं, तभी तो एफसीआई का निर्माण हो रहा है, एफसीआई अपना बनाने के लिए रख रही है ना, तो अन्नागार। अब देखिए कृषि है, एज्यूम कर रहे हैं कि सरप्लस इकोनॉमी होगी, मगर वहीं पर देखिएगा ऋग्वैदिक काल जो है हमारा, ऋग्वैदिक काल वो किस टाइप का है, कोई पशुपालन है, ग्रामीण सभ्यता हो चुकी है, पशुपालन हो रही है। मतलब हम लोग पशुपालन करने वाले लोग किस टाइप के अभी भी समाज में होते हैं, जहां पे उनको उनके पशुओं को चारा मिलेगा वहां पे वो चले जाएंगे। मतलब ये लोग चरवाहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले हैं, कबीले में रहने वाले लोग हैं। अब कबीला किसे बोलते हैं, तो कबीला मान के चलिए 50-60 लोग एक जगह रह रहे हैं, तो उसी को कबीला बोलते हैं। और वो क्या हो जाता है, 50-60 लोग कबीले में रह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसी काल को, इसीलिए हम लोग ऋग्वैदिक काल में ही जन एक वर्ड आया है, जन से जनपद बना है, जनपद से महाजनपद बना है, और महाजनपद से साम्राज्य बना है। कुछ जन मिलके जनपद बनाए हैं, कुछ जन मिलके जनपद बनाए हैं, फिर कुछ जनपद मिलके, जैसे आज देखिए 20-25 घर मिलके एक ग्राम बना लेते हैं, 50-60 ग्राम मिलके एक ब्लॉक बना लेते हैं, कुछ ब्लॉक 50-100 ब्लॉक बना के एक डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं, उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलके राज्य बनाते हैं, फिर देश बनाता है, राज्य 20-25 राज्य मिलके देश बनाते हैं। वैसे ही उस टाइम में भी हुआ होगा कि जन से जनपद और जनपद। और इसी काल में क्या होता है कि देखिए आईबीसी हम पता चल गया हमें कि कृषि व्यवस्था है, व्यवसाय मुख्यतः व्यवसाय है, सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है। मगर कोई भी समाज या सभ्यता ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, अपने आप उसका क्षरण हो जाता है, मतलब विनाश होता है। अब इसके विनाश के कारण में हमें पता चलता है कि आर्यों का हमला है। तो अगला जो हमारा सभ्यता है वो आर्यों का सभ्यता है, ठीक है, जिसमें आर्यों का सभ्यता को ही वैदिक पीरियड बोला गया है। वेदों का जिसमें बोलबाला होगा उसको वैदिक पीरियड बोला गया। अब वैदिक पीरियड में भी 2 टाइम हुए हैं, ठीक है, एक ऋग्वैदिक पीरियड, एक लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होता है, इसमें समाज सरल है। ऋग्वैदिक पीरियड में वैदिक काल 2 एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में आप ऐसे समझ लीजिए, ऋग्वैदिक काल जो है, इस समय का समाज सरल है। समाज कैसा है, सरल है, मगर बाद में क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। उत्तर वैदिक काल कठोर हो जाता है। अब एक चीज याद रखिए, समाज जब कठोर होती है वो सुगम मार्ग ढूंढना चाहती है, ठीक है। जैसे कोई भी इंसान अपना कोई कार्य कर रहा है, उसे कठिनाई आ रही है, तो बाद में वो सरलता का मार्ग ढूंढती है, ठीक है। इस टाइम में तो सरल है समाज। जैसे समाज सरल कैसे है, देखिए समाज में
सबसे पहले तो कर्म कांड नहीं है, वेद हैं, मान्यताएं हैं, भगवान का वैल्यू है, देवी देवताओं को मानते हैं, मगर देवी देवताएं किस टाइप के देवी देवता, जो ये लोग देख पा रहे हैं, जैसे सूर्य देवता हुए, अब पानी के देवता हुए इंद्र, हवा हो गया वरुण, इस टाइप के देवताओं को ये लोग पूजते थे। ठीक है, तो समाज में ज्यादा कर्म कांड नहीं था, ऋग्वैदिक काल में ज्यादा कर्म कांड नहीं था। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए, यहां पे समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज, एक तो इकोनॉमी इनका पशुपालित था, पशुपालन कर रहे थे, तो कितना बड़ा इकोनॉमी हो जाएगा, छोटा इकोनॉमी होगा, और कबीले में रह रहे थे। ठीक है, अब इनका समाज किस टाइप का है, ये समझ में आ गया होगा कि समाज कर्म कांड या ज्यादा जादू टोना ये सब में विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है, समाज सरल है, जन्म प्रधान नहीं है। जैसे देखिए, वर्ण व्यवस्था इस टाइम में नहीं है। वर्ण व्यवस्था कब आता है, जब समाज में कठिनाई आ रही है। उत्तर वैदिक काल में हमारा वर्ण व्यवस्था आता है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण जैसे 4 जाति होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस टाइम पे वो चीज नहीं था। ठीक है, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हमारा 4 बच्चा होगा, जिसमें जिसको मन है, किसी को अगर लड़ने का मन है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, किसी को बिजनेस करने का मन है वो वैश्य हो जाएगा, किसी को सेवा करने का मन है तो वो शूद्र हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपको एक चीज याद रखना है कि देखिए, ये शूद्र जो है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये सब चीज नहीं है, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, मतलब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे पशु का वैल्यू है, पशुपालन हो रहा है, समाज पशुपालन हो रहा है, पशुपालन, तो यहाँ पे पशुओं का देवता होता है पूषण ऋग्वैदिक काल में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं, तो अभी डीप में नहीं जाएंगे, आपको बस ये समझा दिया जाएगा कि क्या क्या हमें आने वाले लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो पूषण हो गया। अब यहां पे एक चीज याद रखेंगे, यही पूषण बाद में चल के लेटर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं, वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक पीरियड में आ चुका है। तो वर्ण व्यवस्था जैसे ही आया तो ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ। ब्राह्मणों ने क्या किया, दूसरे कास्ट को दबाना स्टार्ट किया। ठीक है, और वेदों का बोलबाला हो गया। ऋग्वेद का यहाँ पे बोलबाला था, बाद में क्या हुआ, और भी वेद आ गए, जैसे अथर्ववेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद आ गया, या ब्राह्मण आ गया, आरण्यक आ गया, उपनिषद आ गया। ये जितने भी थे सभी कर्म कांड को बढ़ावा देने लगे, कर्म कांड को। और यहाँ पे क्या होने लगा, जैसे ही ये देखिए, ये पूषण क्या हो जाता है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता है, किंतु उत्तर वैदिक काल में पूषण पशुओं का देवता हो गया है। इससे आप एक बात समझ में आ जाएगा आपको कि जो स्थान पशुओं का है ऋग्वैदिक काल में, वही स्थान उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को दे दिया गया है। तो समाज क्या हो रहा है, कठिनाई के दौर में आना शुरू हो गया, कठोर व्यवस्था शुरू हो गया, समाज में जाति प्रथा आने लगा। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, जहां पे बाल विवाह नहीं था, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था थी, सती प्रथा नहीं था, विधवा पुनर्विवाह था। किंतु वही चीज उत्तर वैदिक काल में उसका उल्टा होने लगा। अभी आपको जस्ट मैंने बोला कि हमारा इतिहास क्या है, उल्टा इतिहास है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो समाज क्या हो जाएगा, कठिनाइयों के दौर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में हो जाता है, महिलाओं का स्थितियों में ह्रास होना शुरू हो जाता है, पढ़ाई पर रोक लग जाता है, राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने पर रोक लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, महिलाओं की स्थिति में सती प्रथा आरंभ हो जाता है। अब देखिए, यहां पे सती प्रथा आरंभ होती है उत्तर वैदिक काल में, मतलब 1000 क्या है इसका, 1500 से 1000 है ना, ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी, इस टाइम में सती प्रथा आरंभ हुई थी। और खत्म कब हुआ,
मॉडर्न में 1829 में बेंटिक ने खत्म किया। मतलब सती प्रथा कम से कम 2500 वर्षों तक भारत में रही है। इस टाइप से हमें पढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे से क्या करके, ऐड करके, कि कब क्या हुआ है और अभी क्या उस चीज का वर्तमान में क्या है उसका, तो उससे हमें याद रखने में सुविधा होने लगेगी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में अब सती प्रथा हो गया। अब जैसे ही सती प्रथा होगा तो विधवा पुनर्विवाह अपने आप खत्म हो जाएगा और समाज में महिलाओं का स्थिति, यहाँ पे दुहिता नाम होता है ऋग्वैदिक काल में बेटियों का, पुत्रियों का। ठीक है, मगर उत्तर वैदिक काल में बेटी होना ही पाप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, महिलाओं की स्थिति में ह्रास हो गया। अब उत्तर वैदिक काल में ये सब हो क्यों रहा है, ये चीज हमें सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में, अब देखिए आईवीसी क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसा का प्रयोग हो रहा है। ऋग्वैदिक काल पशुपालन हो रहा है। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, लोहे का आविष्कार हो जाता है। अब लोहे का जब आविष्कार हो जाएगा तो लोहे का आविष्कार से क्या होता है, कृषि उपकरण बनेंगे। तो कृषि उपकरण जब बनेंगे तो किसानी, खेती होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जब अन्न उपजेगा तो जो मालिक है उसके पास पैसा आएगी। तो पैसा आने से क्या हो जाएगा, पैसा आने से ये पावरफुल होते जाएंगे, समाज में इनका प्रतिष्ठा बढ़ते जाएगा। ठीक है, समाज में इनका प्रतिष्ठा बढ़ते जाएगा। अब लोहे का आविष्कार हुआ है तो उससे किसानी ही तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते वो हथियार का भी यूज करना शुरू करेंगे, हथियार बनाना शुरू करेंगे और हथियार का यूज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लोहे का आविष्कार हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे, यहां से क्या हो गया कि ऋग्वैदिक काल कैसा है, जन मतलब कबीला टाइप में रह रहे हैं। ये अब आविष्कार हो गया तो एक दूसरे पर हमला करेंगे और जो हमला में जीतेगा उसका बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जन से जनपद में हम लोग आ गए, मतलब हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जन से जनपद में हम लोग आ गए। अब जनपद में जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो अब जनपद, ठीक है, अब जनपद क्या हो गया, लोहे का आविष्कार हो गया और हम लोग क्या हो रहे हैं, गंगा यमुना दोआब के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जनपद से अब हम लोग महाजनपद काल में। तो इससे हम क्या समझ, अभी तक क्या समझ आ गया, आईवीसी किस टाइप का, हम लोग उल्टा इतिहास में चल रहे हैं। आईवीसी व्यवसायी लोग हैं, ऋग्वैदिक काल पशुपालन कर रहे हैं लोग, उत्तर वैदिक काल क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। ठीक है, और समाज क्या हो रहा है, समाज में उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, वेदों की व्याख्या बदल चुकी है, खूब ज्यादा क्या हो रहा है, कर्म कांड और पूजा हो रहा है। ठीक है, भूत प्रेत जादू टोना, इसमें इन लोगों का विश्वास बढ़ते चला गया है। और क्या हो रहा है कि ब्राह्मणों का स्थिति बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, और शूद्रों का, देखिए यहां पे क्या हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का सेवा करने का काम सिर्फ शूद्रों का रह गया। तो जब जब समाज में किसी एक कास्ट या किसी एक व्यक्ति को आप दबाओगे तो वो कभी न कभी रिवोल्ट करेगा। मगर यहां पे क्या हुआ, रिवोल्ट करने में ना क्षत्रिय आगे आए, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय क्यों आएंगे, तो ब्राह्मणों ने इन पे भी ज्यादा प्रेशर बनाया था। तो प्रेशर बना इसीलिए यहीं से तो क्या हो गया, यहां से दो धर्म का विकास हुआ। एक धर्म इसमें आ जाएगा जैन धर्म, मतलब समाज में क्या हो रहा है, कठोरता आ चुकी है। उत्तर वैदिक काल में समाज में कठोरता आ गई है, तो वहां का समाज अब सरलता का मार्ग ढूंढने चला है। तो सरलता का मार्ग इनको कहां मिलेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तरफ। तो अब समाज अपना सरलता का मार्ग ढूंढना प्रारंभ करेगा। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक बात याद रखिए, इन्हें क्षत्रिय धर्म भी कहा जाता है। तो क्षत्रिय धर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों के जो संस्थापक है वो क्षत्रिय ही हैं और दोनों राजकुमार ही रह चुके हैं, गौतम बुद्ध भी और ऋषभ देव भी। ठीक है, ऋषभ देव भी, जैन धर्म वाले भी और बौद्ध धर्म वाले भी, दोनों
दोनों के देन। तो ये लोग, और ये यहाँ पे क्या हो गया ना, जैन धर्म तो तब भी ठीक था, बौद्ध धर्म ने अपने आप को पूरा ओपन कर दिया। बौद्ध धर्म ने अपने आप को पूरा ओपन कर दिया कि भाई साहब जिसको आना है हमारे धर्म में आ सकते हो। तो दो धर्मों का यहाँ पे विकास हुआ। अब आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या हुआ, जैन धर्म कैसे बना, क्यों बना, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है। अब जैन धर्म, और यहीं से जनपद से क्या होने लगा, महाजनपद का विकास होने लगा, महाजनपद का। अब महाजनपद कितने हुए हैं, 16 महाजनपद। अब इस 16 महाजनपद में हमें 2-3 के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो हमें पढ़ना है मगध के बारे में, उसके बाद पढ़ना है अवंती के बारे में, कौशल के बारे में, ठीक है, काशी के बारे में। मगर मगध के सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा मगध। अब मगध ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पूरे सभी महाजनपदों में सबको मगध ही क्यों चाहिए था, तो हमें आंसर क्या देना है कि मगध एक तो क्या था, मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और मगध इतना पावरफुल क्यों था, शक्तिशाली क्यों था। तो मगध जो है वो सबसे पहला तो उसका रीजन होगा कि वो गंगा यमुना दोआब के बीच में है। तो गंगा यमुना दोआब के बीच में है मतलब कृषि क्षेत्र अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे जंगल था, क्योंकि पहाड़ी है तो पहाड़ी में जंगल मिल रहे थे। इसको क्या हो गया, मगध के पास हाथी मिलने लगे, ठीक है, जंगली हाथी भी मिलने लगे, और लकड़ी था ही इसके पास जंगल, तो उससे क्या हो रहा है, लकड़ी से व्यापार भी होगा और लकड़ी से बहुत काम होंगे। और हाथी का यूज ये लोग युद्ध में करने लगे थे, तो इनका क्या हुआ, युद्ध कौशल बढ़ने लगा, मतलब इनको हाथियों से पावर आने लगा, ये पावरफुल होते चले गए। इसीलिए मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि और नहीं इंपॉर्टेंट है, मगर मगध को इसीलिए इंपॉर्टेंट बनाया जाता है और सबको मगध चाहिए था। अब मगध में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए जन से जनपद आ गए हैं, जनपद से महाजनपद, और जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ये छठी शताब्दी बीसी में ही हुआ है, ठीक है, 6th BC में ही हुआ है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मतलब वहां पे धर्मों का क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था उत्तर वैदिक काल में, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया और सरलता लाया समाज में। अब सरलता आ गया तो जनपद से महाजनपद काल में आ गया। और ब्राह्मणों का क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म निचले स्तर पे थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट हुआ। और याद रखिएगा इस समय में 62 धर्म, एक तरह से 62 धर्मों का उदय हुआ था, ठीक है, 62 धर्मों का उदय हुआ था, ठीक। अब महाजनपद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो महाजनपद में हम जान गए जो मगध क्यों इंपॉर्टेंट है, मगध को सबसे पहले जानने की जरूरत है हमें, ठीक है। अब मगध का पहला जो शासक वर्ग है, मतलब मगध में पहला किसका, मगध सबको चाहिए मगर मगध में सबसे पहले राज्य किसका हुआ, तो हर्यंक वंश का हुआ है। तो हर्यंक वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद याद रखिएगा महापद्मनंद पढ़ना है, महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, शूद्रों का सबसे मतलब पहला शूद्र है महापद्मनंद। इसके जो अंतिम सम्राट है घनानंद, और घनानंद को मार के चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना मगध में किया था। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, मगध के बाद ये साम्राज्य हो जाएगा, ये 16 महाजनपद अभी तक रहेंगे, मगर जब आगे चलेगा और चंद्रगुप्त आएगा तो मगध महाजनपद से अपने आप को, क्योंकि वो सभी महाजनपद को अपने में मिला लेता है, सिर्फ कुछ जगह छोड़ के, जैसे कलिंग छोड़ के, कलिंग ये नहीं चंद्रगुप्त नहीं मिला पाता है, ठीक है। और घनानंद के टाइम में ही विदेशियों का आक्रमण होता है, सिकंदर का, ठीक है। तो वो भी हमें जानना है जो उसी टाइम में क्यों हुआ है और वो कहां से आया है, तो मगध। अब हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब मौर्य साम्राज्य में हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका के बारे में। अब देखिए चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त के टाइम में ही
जब ये लास्ट में गया है 300 BC में, जब ये अपना राजपाट छोड़कर जाना स्टार्ट करता है, इसी टाइम में जैन धर्म का 2 पार्ट में विभाजन हो जाता है जैन धर्म का, ठीक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त जैन धर्म का समर्थक था, ठीक है। और इसका बेटा बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का समर्थक है, मखली गोसाल का। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है मखली गोसाल, उसका समर्थक है। मगर उसका जो बेटा है अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक है। तो तीनों अलग अलग धर्म का समर्थक है। अब इसमें देखिए ये है कितने, 322 से 298, ये 298 से 73, अब ये 273 तो 232 BC। अब इसमें देखिए अशोक क्या किया है, अगर प्राचीन भारत में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला शासक कौन है, तो अशोक। एक तो 273 BC में करवाया है और एक 269 BC में करवाया, 269 में। अब इसमें क्या होता है, ये 4 साल का जो पीरियड है उसमें ये क्या करता है, अपने सभी भाइयों की हत्या करता है, अपने सभी भाइयों का हत्या करवा देता है अशोक। और अशोक पहले बहुत ही क्रूर शासक हुआ है, ठीक है। अशोक ऐसा नहीं है कि आराम से शासन करने वाला था, अशोक बहुत ही क्रूर था। और अशोक के काल में ही अखंड भारत बना था। चंद्रगुप्त के काल में अखंड भारत नहीं बना था क्योंकि कलिंग पर यह जीत दर्ज नहीं किया था। अशोक ने बाद में चल के कलिंग को जीता था, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में ये जीता था। और याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ था। और हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इतना ज्यादा कलिंग में इसने रक्त बहाया, अपने हाथों से बहाया और इसके सैनिकों ने बहाया कि चीन का एक यात्री हुआ है उपगुप्त, चीनी यात्री अपना आ रहा था, वहां से देख के जो कितना ज्यादा यहाँ पे ब्लडबाथ हुआ है। उसके बाद ये अशोक उपगुप्त से प्रभावित होके बौद्ध धर्म के तरफ झुकाव रखने लगा, ठीक है, बौद्ध धर्म के तरफ झुकाव रखने लगा। और बाद में चल के ये 253 BC में अपने बेटी और बेटा दोनों को, संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। पहले इसका काम क्या था, रणभेरी, बाद में ये उसी के स्थान पर रणघोष के जगह पे धम्मघोष का प्रवर्तक बना, ठीक है। तो हम अशोक जानेंगे। और अशोक इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है क्योंकि ये पूरा अखंड भारत जीत चुका है, कलिंग जो बचा हुआ था वो भी जीत चुका है। तो अशोक के साथ क्या होता है कि जब इसका सक्सेसर होता है वो मुगल मतलब साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहा है, मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं पाता है। तो अशोक के बाद इनका जो मौर्य साम्राज्य है वो धीरे धीरे करते हुए क्रमशः खत्म होना शुरू होता है। और उसके बाद होता है मौर्योत्तर काल। हमें क्या, अशोक के बाद इनका जो लास्ट होगा उसके बाद मौर्योत्तर काल हो जाएगा। और याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक का हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है मौर्योत्तर काल में बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे शुंग वंश हुआ, कण्व वंश हुआ, ये सब वंश आते हैं। कोई ज्यादा उतना नहीं है, सभी पढ़ना है धीरे धीरे। अब मौर्योत्तर काल के बाद एक याद रखिएगा हमें पढ़ना है गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य और कुषाण वंश। कुषाण वंश विदेशी शासक हुए हैं, ठीक है। चीन जो है, चीन के यूची प्रजाति से आते हैं कुषाण वंश विदेशी हुए हैं, ठीक है। अब हमें कुषाण वंश, अब क्या होता है इसके बाद, तो हमें क्या पढ़ना है, एंशिएंट हमें पता चल चुका है कि हमें कहां से कहां तक पढ़ना है। मौर्य पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, गुप्त पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ना है, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ना है, ठीक है। और उस समय में समाज कैसा था, क्या व्यवस्था था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसके, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद हमें मिडाइवल पढ़ना है। अब मिडाइवल जो पढ़ना है तो मिडाइवल में होता क्या है,
कि उसका टाइमलाइन मिडाइवल का हो जाता है 712 ईस्वी से शुरू हो जाता है। अब 712 ईस्वी से क्यों शुरू होता है? 712 से इसलिए शुरू होता है कि प्रथम बार कोई मुस्लिम भारत में आक्रमण करके जीत प्राप्त करती है। मगर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने करवाया था, उबैदुल्ला ने किया था, ठीक है, 711 ईस्वी में, ठीक है। मगर प्रथम बार सफल जो आक्रमण हुआ है मुस्लिमों का, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया है, रावर का युद्ध में राजा दाहिर सेन के खिलाफ में। वहां पे राजा दाहिर सेन को हराया है मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद से, और याद रखिएगा ये कौन से, तो ये अरबी हैं, अरब के हैं, अरब, ठीक है, अरबी हैं 712 ईस्वी में। तो सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन है? तो अरबी, ठीक है, 712 ईस्वी में। अब यहीं से होता है मिडाइवल शुरू। अब याद रखिएगा उसके बाद हमें याद रखना है, एक महमूद गजनवी आया है जो 17 बार अपने भारत पर हमला किया है और सोमनाथ मंदिर को भी लूटा है, ठीक है। और इतना ज्यादा यहाँ आके लूटते थे, जो बाद में जो यहाँ से घोड़ा या हाथी पे सोना चांदी लेके जाते थे, तो अरब में गिरते हुए जाता था सोना, अरब में गिरते हुए जा रहा था सोना। तो ये लोग उसके बाद से बराबर क्या करने लगे, यहाँ पे जब हमें पता चल गया है कि ज्यादा यहाँ पे हमें संपत्ति मिलेगा, तो हम बराबर हमला करेंगे यहाँ पे। तो 712 ईस्वी। तो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है महमूद गजनवी, ठीक है। मगर गजनवी आता है और जीतता है और चला जाता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। मगर याद रखना है हमें मोहम्मद गौरी को। अब गौरी को बुलाने वाला कौन इंसान है? गौरी को यहाँ पे बुलाने वाला इंसान कौन है? देखिए यहाँ पे 2 युद्ध हुआ है गौरी का पृथ्वीराज चौहान से, 1191 में और 1192 में, ठीक है। 1191 में महमूद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है, पराजित हो जाता है। अब पराजित होने के बाद क्षत्रियों ने इसे प्राण दान दे दिया। यहीं पे गलती कर दिया। प्राण क्यों दान कर रहे हो? कबड्डी खेल रहे हो? नहीं ना, युद्ध के मैदान में हो। अगर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तो उसका गर्दन काट डालो। मगर राजपूतों ने इसको अपने शान के खिलाफ समझा। अब शान के खिलाफ समझोगे और सांप को छोड़ दोगे तो वो बाद में आके काटेगा। तो बाद में 1 साल तक ये परेशान रहा और बदला लेने का सोचता रहा, और 1192 ईस्वी में वापसी करके पृथ्वीराज चौहान को हराया। अब 1191 में ये जीता क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था, और सभी राजपूतों ने एक होके इससे लड़ाई किया था। मगर 1192 में सभी राजपूत अपने अपने राज्य को संभालने में व्यस्त थे, कोई साथ देने नहीं आया। तो 1192 में ये हार गए, ठीक है। एक और युद्ध हो जाता है यहाँ पे 1194। अब 1194 चंदावर का युद्ध होता है। देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता है, और द्वितीय युद्ध में कौन जीता है? महमूद गौरी। और 1194 में चंदावर होता है। उसके बाद क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा महमूद गौरी ने ही यहाँ पे साम्राज्य का स्थापना करके गया था यहाँ से, ठीक है। तो महमूद गौरी। अब गौरी क्या किया? अपने जो गुलाम थे, 3 गुलाम हुए हैं, ठीक है, यल्दज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यल्दज कुबाचा को मिडिल ईस्ट के तरफ दे दिए, मुल्तान दे दिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में दे दिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश का स्थापना किया? तो गुलाम वंश। अब उस वंश का नाम से क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है इसके बाद से? दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पढ़ना है। अब दिल्ली सल्तनत में कितना है? तो
5 वंश हुए हैं। गुलाम वंश, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद दूसरा में हो गया खिलजी वंश, तीसरा लोदी वंश, चौथा सैयद वंश, नहीं तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा सैयद और 5वां लोदी, अंतिम वंश हो गया लोदी। अब देखिए गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 से 90। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद 1320 से 1414, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा है, और 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहा है, और 1451 से 1526 तक क्या रहा है? लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1206 से 1526, मतलब एक तो मिल गया कि 712 से मिराइवल स्टार्ट हुआ है, मगर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, मतलब 320 साल में 5 वंश दिल्ली पे राज किया है। ठीक है, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा के यहाँ पे बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। तो बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। ठीक, 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया है। ठीक है, और याद रखिएगा यहीं पे सबसे पहली बार 1526 ईस्वी में ही बाबर तुलगुमा विधि से, पहली बार अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन में तुलगुमा विधि कब अप्लाई किया गया था बाबर द्वारा, तो मुगल साम्राज्य में पानीपत का फर्स्ट युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत के बाद दूसरा क्या हो जाता है? 1527 में ही बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, और खानवा युद्ध में ही याद रखिएगा सबसे पहली बार बाबर ने जिहाद नामक नारा का इस्तेमाल किया था। जिहाद का इस्तेमाल, तो जिहाद का मतलब, अब देखिए जिहाद का इस्तेमाल 1527, उसके बाद याद रखिएगा 1528 में इनका बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है, फिर खानवा का युद्ध हुआ, पानीपत, खानवा, चंदेरी, फिर घाघरा का युद्ध होता है। मगर देखिए क्या होता है, लास्ट में 1530 ईस्वी में इनका एक प्रिय बेटा होता है हुमायूं। अब हुमायूं जो होता है वो हो जाता है बीमार, तो इसके जो पीर होते हैं, पीर बोलता है कि सबसे अगर इसको बचाना है तो सबसे प्रिय चीज को क्या करो? अल्लाह को दे दो। तो वो क्या करता है? इसके चारों तरफ घूम के अपने आप को दान कर देता है। तो कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं बच जाता है। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बनता है? मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है 1530 के बाद हुमायूं। और हुमायूं के बारे में एक कहावत है कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ये क्यों है? तो शुरू में 1530 में तो हुआ है, मगर इसी के शासनकाल में एक अफगानी और हुए हैं, अफगानी शासक शेरशाह सूरी। ठीक है, उन्होंने इनको 1540 ईस्वी में हरा के सूर वंश का स्थापना किया, सूर वंश। ठीक है, 1540 में। किंतु हुमायूं हार नहीं माना और लगभग में 15 साल बाद वापसी करके दिल्ली पर फिर से कब्जा किया था, दिल्ली पर फिर से कब्जा किया। तो याद रखिएगा इसी बीच में मुगल साम्राज्य के 1530 से 40, 30 से देखिए क्या है,
मुगल साम्राज्य के बीच में ही हमें सूर्यवंश के बारे में पढ़ लेना है, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूर के बारे में। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है हुमायूं। उसके बाद अकबर का कार्यकाल शुरू होता है 1556 से 1605 तक, ठीक है। अकबर का तो हुमायूं हो जाता है, और उसके बाद अकबर के बारे में हम लोग जानेंगे। अकबर पानीपत का सेकेंड बैटल में, ठीक है, पानीपत का द्वितीय विश्व मतलब युद्ध में 1556 ईस्वी में ये हरा के दिल्ली पर कब्जा करता है, ठीक है। हिंदू शासक विक्रमादित्य नाम रहता है, हेमू विक्रमादित्य, उसी को हरा के ये शासन शुरू कर देता है अकबर के बाद अकबर के काल में बहुत रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। यह एक नया धर्म लाने का भी कोशिश किया, तौहीदे इलाही, ठीक है, या देखिए तौहीदे इलाही या दीने इलाही, ये सब उसका नाम बदलते गए। ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया समाज में, और राजपूतों से अपना संबंध बेहतर करने की कोशिश किया अकबर ने राजपूतों से, राजस्थान के राजपूतों से संबंध बेहतर करने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि इसे गुजरात से क्या करना था, व्यापार करना था, और गुजरात जाने के लिए, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए राजस्थान बीच में होता है, तो राजस्थान में अगर इनका संबंध होगा या दोस्ती होगा तो राजपूत इनके समर्थन में रहेंगे। और देखिए क्या है, इनको जब बहुत उपद्रव किया ना, बहुत ज़्यादा राजपूतों ने, तो ये अपने दरबारी से पूछे कि इन राजपूतों को चाहिए क्या, किस चीज़ में खुश रहेंगे। तो इनके दरबारियों ने दो काम बोला। एक तो क्षत्रिय को क्या कर दीजिए, क्षत्रिय को इज्जत दे दीजिए। तो अकबर ने बोला भर भर के दे दो भाई साहब, जितना चाहिए क्विंटल के हिसाब से इन लोगों को इज्जत दो। फिर बोला दूसरा क्या चाहिए, तो इनको युद्ध में ना मजा आता है, ये इनके लिए युद्ध खेल है। तो बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा काम है, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए ही। तो इन लोगों को क्या करने लगे, राजपूतों का ये यूज करने लगा, ठीक है। जैसे मान सिंह को कहाँ भेज दिया, काबुल भेज दिया। अब काबुल भेज दिया, और ये क्या कर रहा था, राजपूत इसके लिए लड़ रहे थे काबुल में, और ये बैठ के आगरा में अनारकली का डिस्को देख रहा था। अनारकली का क्या कर रहा था, नाच वाच देख रहा था। तो अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आया। जहांगीर के काल में चित्रकारी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया चित्रकला से, और दुएस्पा सियस्पा ये सब लाया। उसके टाइम में नूरजहां नाम की एक औरत आई है, जिससे वो बाद में चल के शादी किया है। वो शेर अफगान की बीवी रहती है। कहा जाता है कि शेर अफगान को मरवाने में जहांगीर का ही हाथ है, ठीक है। और उसके बाद नूरजहां से शादी, मगर जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां का काल को हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मानते हैं, क्योंकि उसी के काल में ताजमहल बना, लाल किला बना, बहुत सारे भवन बने। अब उसके बाद औरंगजेब आया, और औरंगजेब और अशोक में बहुत सारी समस्याएं, ये क्या है, एक रूपता है। अशोक और औरंगजेब में एक रूपता बहुत समान, मतलब समानता है। अब एक चीज याद रखिए, दोनों अपने अपने पिताजी को अपदस्थ करके ही सत्ता में आया, मतलब पद पे बैठा। दोनों के पिताजी किसी दूसरे बेटा को क्या बनाना चाह रहे थे, राजा, ठीक है। शाहजहां भी औरंगजेब को नहीं बना के किसको, दारा सिकोह को बनाना चाह रहा था, और बिंदुसार भी अशोक को नहीं बना के सुसीम को बनाना चाह रहा था। तो मतलब यहाँ पे एक रूपता दिखाई दे रहा है। और एक सबसे बड़ी समानता है कि दोनों का साम्राज्य इसके खत्म होने के बाद शुरू हो गया। मतलब अशोक का भी साम्राज्य, जो उतना बड़ा साम्राज्य है, अखंड भारत है, वो साम्राज्य कोलैप्स करना स्टार्ट हो गया अशोक के जाते ही। औरंगजेब का भी जो साम्राज्य है वो भी कोलैप्स करना स्टार्ट हो गया इसके मृत्यु होने के बाद ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब औरंगजेब का जो मृत्यु होता है वो 1707 है। तो यहीं पर क्या हो जाता है, जैसे ही आपको क्या बोले कि मुगल साम्राज्य का खात्मा शुरू हो जाता है, मतलब
डिक्लाइन होना शुरू होता है सम्राट का, मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे आती है 1707 इसकी मृत्यु के साथ ही। तो हम लोग मिडाइवल को क्या मानते हैं, 712 से 1707, ठीक है, इसीलिए मानते हैं। कोई आपसे बोले कि मिडाइवल का एज मतलब मिडाइवल एज 1707 तक ही क्यों है, क्योंकि औरंगजेब क्या हो रहा है, ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, ज्यादा उसके बाद उसके मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने शुरू हो गया, ठीक है, 1707 ईस्वी में। अब औरंगजेब, और इस टाइम में ही इससे कुछ पहले यहां पे भारत में यूरोपियों का आगमन हो गया। तो अब हमारा 1707 से स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न। अब मॉडर्न के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि मॉडर्न में यूरोपीय भारत क्यों आ रहे थे। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि यूरोपीय आ क्यों रहे थे अपने भारत में आने की जरूरत क्यों पड़ी उनको, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं आते थे, आ रहे थे, मगर एकाएक इतना ज्यादा आने लगे क्यों। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कुस्तुनतुनिया पे अधिकार अंग्रेजों का हो गया था, और अंग्रेजों का अधिकार जब हुआ, कुस्तुनतुनिया पर अंग्रेजों का जब अधिकार हुआ तो वो क्या किया, खलीफा को हटा दिया। नहीं, कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हुआ तुर्की का, ठीक है, उसके बाद वो क्या किया, वहां का सी रूट को बंद कर दिया, सी रूट बंद कर दिया। और सी रूट जब बंद हुआ तो यूरोपियों का व्यापार करना इंडिया से मुश्किल होने लगा, ठीक है, यूरोपियों का व्यापार करना इंडिया से मुश्किल होने लगा। तो जब एक मान के चलिए आज मैं घर में हूं, एक दरवाजा कोई बंद कर देगा तो मैं तो चाहूंगा ना कोई और दरवाजा खोलूं जिससे मैं उस घर से बाहर निकल पाऊं, ठीक है। तो वही चीज हुआ है। अब जब वो सी रूट बंद हो गया तो यूरोपियों ने क्या किया, अपना नाविकों को भेज के नया नया मार्ग ढूंढना स्टार्ट करवाना शुरू किया। तो सबसे पहले उसमें पुर्तगाली जो था ना, पुर्तगाली वास्को डी गामा, देखिए सबसे पहले भारत को खोजने के लिए स्पेन का यात्री कोलंबस चला था, ठीक है, मगर वो क्या हुआ, भटक कर पहुंच गया अमेरिका, और वास्को डी गामा चला। मगर 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोम्यो डियाज ने खोज किया, जो उत्मासा अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका की तरफ। उसी को पार करते हुए, केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए अब्दुल मजीद नामक जो एक इंसान है, उसके सहायता से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत केरल के कालीकट पहुंचा। कालीकट में पहुंचा तो वहां पे व्यापार करने पहुंचा। यहाँ पे राजा जमोरिन था, उसका स्वागत किया, हिंदू राजा था, स्वागत किया। यहाँ पे जब वो आया तो यहाँ से क्या किया, मसाला खरीद के यूरोपीय मार्केट में बेचा। अब देखिए मान के चलिए यूरोपीय मार्केट में जो मसाला बेचा ना, वो 1 रुपया में यहाँ खरीदा तो वहाँ पे 60 रुपया में बेचा, मतलब इसका मुनाफा 60 गुना ज़्यादा हुआ। तो 60 गुना हुआ, ज़्यादा हुआ, तो बार बार वहाँ से यूरोपीय व्यापारी आने लगे। उसके बाद पेड्रो अल्वाराज आ गया 1500 ईस्वी में। उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, अपना यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने लगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। ये पता चल गया कि सी रूट बंद करने के कारण यहाँ पे ये लोग नया एक रूट खोजा भारत आने के लिए, तो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। अब देखिए इसमें क्या हो गया, पुर्तगाली तो आए ही, उसके बाद डच आए, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ये सब अपने में लड़ने लगे थे, अपने में लड़ने लगे, किसका वर्चस्व रहेगा व्यापार पर। तो यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई पढ़ेंगे। और एक चीज बताइए, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करने आई थी ब्रिटिश? नो, एकदम। कोई अगर आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करने आई थी, तो एकदम नहीं आई थी, क्योंकि याद करिए 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, मगर वो पहला युद्ध कब कर रही है, 1757 बैटल ऑफ पलासी में युद्ध कर रही है। मतलब 150 सालों तक वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करना चाह रही है, मगर यहाँ के लोग
कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जो उनको उस चीज में आना पड़ता है और यहाँ पे युद्ध में भाग लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें बैटल ऑफ पलासी पढ़ना है, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है। अब एक चीज याद देखिए, हम लोग कितने सहिष्णु हैं, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है गुलाम रहने की। 712 से 1707 तक गुलाम है, पूरा साल 1000 साल तक गुलाम है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन हमें गुलाम बना रहा है, कौन हमें नहीं बना रहा है। हमें तो आदत पड़ गई है राजा के अंदर रहने की। राजा क्या है, सबसे ऊपर में है, तो भगवान के कैटेगरी में राजा आ रहा है, तो भगवान को कैसे हम लोग क्या करें, भगवान के खिलाफ कुछ कैसे बोले। तो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757 में बैटल ऑफ पलासी। अब एक चीज याद यहीं पे रखिएगा, 1757 में एक युद्ध होता है, उसके बाद भारत की जनता 100 साल बाद ही युद्ध करती है। 1857 के युद्ध, छोटे मोटे विद्रोह नहीं, 100 साल बाद युद्ध करती है 1857 में। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि भारत की जनता को 100 वर्षों तक पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हो चुके हैं। ये जो एक कंपनी इंग्लैंड से आई थी व्यापार करने के लिए, वो पूरे भारत को गुलाम बना चुकी है, मगर हमें पता भी नहीं है कि हम गुलाम हो चुके हैं। सबसे गजब की बात है कि 100 सालों तक हम लोग गुलाम रहे, 100 वर्षों तक गुलाम, और हमें पता भी नहीं चला कि हम गुलाम हैं अंग्रेजों का। और हम बहुत खुश थे, क्योंकि ये हमारा जो एक तरह से सिस्टम था ना, वो क्या थे कि कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं ये भी आए हैं अच्छे के लिए ही आए हैं, अच्छा ही करेंगे हमारे समाज में। मगर हमारे समाज को ये क्या कर रहे थे, अब कितना ज़्यादा मान के चलिए, हम तो 1000 साल से गुलाम थे, 712 ईस्वी से ही। 1857 के युद्ध में, 1857 का जो युद्ध हो रहा है, हम लोगों को वो कितना प्रताड़ित किया गया होगा उस टाइम में, उस समय के समाज के लोगों को कितना अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया होगा, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, जो वो लोग रिवोल्ट करने पे आ गए। मतलब 1757 के बाद 1857 में रिवोल्ट, 100 सालों बाद रिवोल्ट, मतलब कितना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया होगा, जो हम उस समय के समाज ने रिवोल्ट किया 1857 में। ठीक है, तो 1857 हमें पढ़ लेना है कि क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, इसके 1857 होने का कारण और होने के पश्चात जो समाज में हमें पता चला, इसके फायदे क्या हुए, इसके नुकसान क्या हुए, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, युद्ध तो पढ़ना ही, EIC में ही हम लोग पढ़ लेंगे बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, कर्नाटक वार। कर्नाटक वार तो पढ़ना है ना, 3 कर्नाटक वार हुआ है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद को फिर अपनाया गया। यहाँ पे एक डुप्ले नाम का इंसान हुआ है। ठीक है, पुर्तगाली था डुप्ले। डुप्ले ने ही यहाँ पे एक तरह से उपनिवेशवाद, भारत में उपनिवेशवाद का जो संस्थापक कहा जा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव तो है ही, मगर रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले से ही सीख के वो चीज किया है। ठीक है, तो 1857 हमें पढ़ लेना है। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद हमें पढ़ना है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब INC जो हम पढ़ेंगे उसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, INC में INC पढ़ लेंगे, उसमें लिबरल मतलब मॉडरेट, 3 पार्ट हुआ है, मॉडरेट, एक्सट्रीमिज्म और गांधी। ठीक है, अब देखिए INC पढ़ेंगे, इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोशियो रिलीजियस, सामाजिक धार्मिक क्रांति, सोशियो रिलीजियस। ठीक है, सामाजिक धार्मिक क्रांति पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो 1905 में बंग भंग हो जाता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। उसी के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट का विभाजन। सूरत में 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन होता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म में। रास बिहारी बोस, ठीक है,
और लाला लाजपत राय या बंकिम चंद्र चटर्जी को प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में आईएनसी का क्या हो जाता है, फर्स्ट टाइम विभाजन हो जाता है। 1885 से 1906 तक मॉडरेट का जमाना रहा है, उसके बाद ये लोग खत्म हो गए, एक्सट्रीमिज्म आ गया, एक्सट्रीमिज्म का वैल्यू बढ़ने लगा। ठीक है, 1907 से 1917 तक एक्सट्रीमिज्म का रहा, 1916 तक। ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग हुआ, मुस्लिम लीग के बाद सूरत विभाजन हुआ। उसके बाद देखिए क्या होता है, समाज में जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ी तो यहाँ पे आ गया मॉर्लेमेंटे सुधार आने लगा। सुधार ये लोग लाना स्टार्ट किया अंग्रेजों ने। 1857 का जो हम लोग कारण पढ़ेंगे होने के बाद और विफलता के कारण के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 1858 का जो अधिनियम आया उसमें हम लोग EIC से क्या हुए, ट्रांसफर, हम लोगों का ट्रांसफर हो गया, कंपनी से हम लोग ट्रांसफर ताज के अंतर्गत चले गए थे, क्राउन के अंतर्गत में, महारानी के अंतर्गत चले गए थे। तो एक्सट्रीमिज्म पढ़ लेंगे, मॉर्लेमेंटो सुधार पढ़ेंगे। अब यहीं पर क्या हो जाएगा, 1915 में हम लोग गांधी को क्या करेंगे, भारत में हमारे सुपर हीरो गांधी जी का 1915 में भारत आगमन करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से गांधीवादी युग चलेगा, गांधीवादी युग चलेगा। और गांधी जी आने के साथ सबसे पहले क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद खेरा आंदोलन करते हैं, फिर अहमदाबाद मिल करते हैं, उसके बाद असहयोग आंदोलन करते हैं। और एक बात बताओ, असहयोग आंदोलन करते हैं 1920 में, मगर चौरी चौरा हत्याकांड जैसे ही होता है तो ये वापस ले लेते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि गांधी जी को पता था कि चौरी चौरा हत्याकांड में अंग्रेज के पुलिसकर्मियों को हमारे लोग मारे हैं। तो अब क्या करेगा, अंग्रेज जब रिटेलिएट करेगा तो हम लोगों को हमारे लोगों को बहुत मारेगा और मारते मारते भूत बना देगा। अब भूत बना देगा तो वो गांधी जी तेज इंसान, वो सबसे पहले क्या किए, अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। अब अहिंसा करने वाला लोग जो हाथी नहीं चला रहा है, हिंसा प्रदर्शन ही नहीं कर रहा है, उस पर पुलिस क्या करेगा, डंडा चार्ज कर ही नहीं सकता। तो बिना लाठी खाए हुए बचा लिए थे, चौरी चौरा हत्याकांड के लोगों को। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड हो जाए, असहयोग आंदोलन हो गया। उसके बाद ना क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, एक्सट्रीमिज्म। और याद रखिएगा, मॉडरेट, एक्सट्रीमिज्म, गांधीज्म। एक और हो जाएगा, हमें पढ़ना है रिवोल्यूशनरी। अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब चौरी चौरा हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड, ये सब। ठीक है, काकोरी कांड, ये सब जो किया है, ये सब भी समाज में क्या हो रहा था, प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साइमन कमीशन के विरोध में होता है। साइमन कमीशन 1928 में आती है, 27 में बनती है और 28 में आती है अपने भारत में, इसका विरोध होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी के टाइम में गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 31 में और 32 में। 31 में गांधी जी गए हैं, 1931 में मात्र गए हैं। और तीनों में अगर कोई पूछे कि तीनों में कौन गया, तो एक ही इंसान का नाम याद रखिएगा, BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर के बारे में तो रिवोल्यूशनरी। उसके बाद हो जाता है 1932 कैबिनेट मिशन आ जाता है। उसके बाद क्विट इंडिया शुरू हो जाता है। क्विट इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, उसी में करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी। उसके बाद क्विट इंडिया होने के बाद उसी टाइम में याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आप मुझे दो और मैं आपको डोमिनियन स्टेट का। और यहीं पर 1930 में पूर्ण स्वराज का मांग भी किया गया था। पूर्ण स्वराज का मांग जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, ठीक है, रावी नदी के किनारे पे किया गया था। तो क्विट इंडिया। उसके बाद हम लोगों को 1947 में
लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान आया है, 3 जून 3 जून प्लान आया है, उसी के बाद हमें आज़ादी मिलती है। मतलब हम लोगों का अभी जो ओवरव्यू लिए हैं, ये सभी को डीपली पढ़ना है, ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, समझा दिया जाएगा, और कैसे पढ़ना है ये भी बताया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको याद हो, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।